सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत अभिनंदन आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में अपन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, बोले तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पोर्शन, जिसको 4 पार्ट में अपन बांटकर पढ़ेंगे। पहला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस। पहला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस। इसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पेप्टिक अल्सर के बारे में बता दिया, जो कि एक मेजर डिसऑर्डर था। परिभाषा से लेकर सर्जिकल मैनेजमेंट तक के सारे फैक्ट के बारे में अपन ने डील कर लिया पेप्टिक अल्सर में। इसके बाद आपको माइनर डिसऑर्डर मैंने पढ़ा दिए 2, जिनका नाम है डंपिंग सिंड्रोम और GERD। डंपिंग सिंड्रोम और GERD। अब एक लास्ट डिसऑर्डर बचा हुआ है माइनर डिसऑर्डर स्टोमक का, जिसको भी अपन पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर का नाम है गैस्ट्राइटिस। डिसऑर्डर का नाम है गैस्ट्राइटिस। जैसा कि आपको नाम से ही अंदाजा लग रहा है, व्हाट इज द गैस्ट्राइटिस? व्हाट इज द गैस्ट्राइटिस? स्टोमक की सबसे अंदर वाली लेयर का इन्फ्लामेशन होना। स्टोमक की सबसे अंदर वाली लेयर का इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्राइटिस कहलाता है। देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस के। व्हाट आर द रीजन और कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस? ये जो स्टोमक की अंदर वाली दीवार है, इसका इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्राइटिस कहलाता है। यह 2 तरह का हो सकता है। अचानक से डेवलप हुआ, 2, 4, 5, 7 दिन तक रहा और उसके बाद ऑटोमेटिकली सही हो गया, इट इज द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। और यदि लगातार लंबे समय तक बना हुआ रहे या महीने में 2 एपिसोड इसके आने लग जाएं, या तो रिकरेंट होने लग जाए या फिर लंबे समय तक गैस्ट्राइटिस परसिस्ट रहे, तो इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं अपन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो 2 तरह का होगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, यदि इस पर अपन चर्चा करें तो देखें इसके कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन होना। गैस्ट्राइटिस के कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन होना, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से अंदर वाली लेयर का इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इटियोलॉजी के बारे में अपन चर्चा करें तो यहां पर बोल सकते हैं इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक इरिटेंट का इस्तेमाल करे तो भी हो सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक इरिटेंट का इस्तेमाल करे, बोले तो एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट इनमें भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है उन इंसानों के अंदर जो लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, और खासकर भूखे पेट NSAID का। आपको ध्यान हो तो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, स्ट्रेस, NSAID, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर गैस्ट्रिक इरिटेंट। तो गैस्ट्रिक इरिटेंट का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा तो स्टोमक की दीवार में इरिटेशन होगा, और इरिटेशन की वजह से इसका इन्फ्लामेशन होना पॉसिबल हो पाए। उसके अलावा अपन बात करें बहुत ज्यादा हॉट या कोल्ड फूड, एक्सेसिव हॉट फूड, खासकर मान के चलो शादी बारात का सीजन चल रहा है, शादी समारोह का सीजन चल रहा है, और डेली आपको निमंत्रण मिल रहा है और डेली आप पहुंच भी रहे हो, और वहां पर जो कुछ भी गर्मा गर्म आता है आप उसका पूरा लुत्फ उठाते हैं। ये नहीं देखते कि अंदर भी नुकसान हो सकता है, और लगातार यदि वो 5-7 दिन तक चले तो भी गैस्ट्राइटिस की समस्या डेवलप हो सकती है। तो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट की वजह से होगा, एक्सेसिव हॉट फूड की वजह से भी हो सकता है। अगर
बार बार किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, बार बार किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, ऐसे इंसान में एंडोस्कोपी करके स्टोमक की बायोप्सी ली जाए तो बहुत सारे केसेज में कॉमन कारण सामने आया है और उसका नाम है एच पाइलोराई। एच पाइलोराई जैसा कि आपको मालूम है बैक्टीरिया है, तो जिसके स्टोमक में एच पाइलोराई प्रेजेंट होता है वह शुरुआत में तो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, 10 दिन बाद फिर कॉज करेगा, 1 महीने बाद फिर कॉज करेगा, तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ गैस्ट्राइटिस के आएंगे। बार बार गैस्ट्राइटिस के एपिसोड का अपीयर होना, इसको अपन बोल सकते हैं यह क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, तो आंसर है एच पाइलोराई। अच्छा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यदि लंबे समय तक रहे, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यदि लंबे समय तक रहे तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हुआ, इसने स्टोमक में कॉज कर दिया क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस लंबे समय तक रहेगा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस लंबे समय तक रहेगा, इसकी वजह से एचसीएल की अंदर वाली दीवार का डिफेंस कमजोर हो जाएगा, स्टोमक की अंदर वाली दीवार का डिफेंस कमजोर हो जाएगा और स्टोमक में पाया जाने वाला एचसीएल उसको डैमेज कर सकता है। तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? पेप्टिक अल्सर। अच्छा, पेप्टिक अल्सर के अलावा क्या होगा? लंबे समय तक एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक की जो सेल हैं उनमें एबनॉर्मल परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टोमक की सेल में एबनॉर्मल परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर स्टोमक की सेल में एबनॉर्मल परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएं, खासकर डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाए। देखें, डिस्प्लेजिया शब्द का मतलब होता है चेंजेज इन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल, चेंजेज इन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टोमक की सेल का नॉर्मल शेप मान के चलें आप, ये है, और 2 साल से उसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, अब स्टोमक की सेल का शेप ये हो गया। अब देखें, इस तरह का शेप होने का मतलब तो जस्ट लाइक कैंसर जैसी सेल बनती जा रही है, बट अभी कैंसर हुआ नहीं है, तो सेल के साइज और शेप में परिवर्तन होना, इसको नाम देते हैं अपन डिस्प्लेजिया। स्टोमक के अंदर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से डिस्प्लेजिया हो जाता है, और डिस्प्लेजिया एक तरीके से प्री कैंसरस कंडीशन है। स्टोमक में डिस्प्लेसिया एक तरीके से प्री कैंसरस कंडीशन है, इट इज ए प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ स्टोमक, और लंबे समय तक डिस्प्लेसिया रहा तो आने वाले टाइम में समझ लो इंसान को होने वाला है गैस्ट्रिक कैंसर, आने वाले टाइम में इंसान को होने वाला है गैस्ट्रिक कैंसर। देखो, फिर से गौर करो, कई सारे क्वेश्चन है जो अभी मैं पूछने वाला हूं, जिनमें से कई आपके एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले एच पाइलोराई की वजह से स्टोमक की अंदर वाली दीवार का बार बार इन्फ्लामेशन होता है, कंडीशन को नाम देते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। जिन इंसानों में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है, आगे चलकर या तो उनमें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, या तो उनमें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, और या फिर स्टोमक की अंदर म्यूकोसा में पाई जाने वाली सेल में साइज और शेप में परिवर्तन हो जाएगा। सेल के साइज और शेप में परिवर्तन होना यह कहलाता है डिस्प्लेजिया। लगातार उसी स्टिमुलस को यदि रखें वहां पर, तो आने वाले टाइम में यह डिस्प्लेजिया कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्प्लेजिया होना एक तरह की प्री कैंसरस कंडीशन है। अब यहां पर आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सुनिए आप। द क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर है एच पाइलोराई। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, आंसर इज एच पाइलोराई। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, आंसर इज एच पाइलोराई। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर,
द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, फिर से आंसर है एच पाइलोराई। तीनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और तीनों का समान आंसर। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज होगा एच पाइलोराई। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का नंबर 1 कॉज होगा एच पाइलोराई। गैस्ट्रिक कैंसर का नंबर 1 कॉज होगा एच पाइलोराई। अब यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री कैंसरस कंडीशन इन स्टोमक, गौर से सुने क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ स्टोमक। ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन बी GERD, ऑप्शन सी एक्यूट गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन डी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। पेप्टिक अल्सर, GERD, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इन चारों में से आपको आंसर देना है। तो आंसर होगा स्टोमक में पाई जाने वाली प्री कैंसरस कंडीशन वैसे तो है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया किससे डेवलप हुआ? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से। तो यदि पूछा जाए स्टोमक के अंदर पाई जाने वाली प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बताओ, तो ना तो पेप्टिक अल्सर होगा, ना एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा, ना GERD होगा। बेस्ट आंसर क्या देना चाहेंगे आप? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इज दैट क्लियर? तो एच पाइलोराई की वजह से सामान्यतः स्टोमक में कौन सी कंडीशन डेवलप होती है? आंसर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। यह क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आगे चलकर पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो सकता है, और डिस्प्लेजिया आगे चलकर गैस्ट्रिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। आगे बढ़े आप। मरीज आएगा तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं जो प्रेजेंट होंगे? कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होंगे? सोचो आप, स्टोमक की अंदर वाली दीवार के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्टोमक की अंदर वाली दीवार में इन्फ्लामेशन हो रहा है, कौन कौन से फीचर डेवलप होंगे? सबसे पहले तो स्टोमक भरा भरा सा लगेगा। स्टोमक भरा भरा लगेगा, बोला जाए फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टोमक, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टोमक। उसके अलावा कुछ भी चीज इंसान खाएगा पिएगा, कुछ भी चीज खाएगा पिएगा तो स्टोमक में एबनॉर्मल मूवमेंट होंगे, क्योंकि पहले से इन्फ्लामेशन हो रखा है तो इंसान को वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा, बार बार वॉमिटिंग होने लग जाएंगी, बार बार वॉमिटिंग होने लग जाएंगी। उसके अलावा कुछ भी खाने पर इंसान को ब्लोटिंग होगी, बोले तो गैसीनेस, ब्लोटिंग डेवलप हो जाएगी, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। भरा हुआ स्टोमक इंसान को महसूस होगा। क्या फूड का पाचन हो पाएगा? अच्छे से नहीं। जो नॉर्मल भूख लगती है वो प्रोसेस फॉलो होगा? नहीं। बोले तो इंडाइजेशन हो जाएगा, और इंडाइजेशन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन डिस्पेप्सिया। इंडाइजेशन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होगा इंडाइजेशन। चूंकि स्टोमक में इन्फ्लामेशन है तो गैस्ट्रिक कंटेंट का रीगर्जिटेशन भी होगा, और रीगर्जिटेशन से डेवलप हो जाएगा पायरोसिस, सीने में जलन। साथ में मरीज को भूख नहीं लगेगी, बोले तो एनोरेक्सिया और नोजिया भी डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फीचर इंसान में आने लग जाएंगे। पेट भरा हुआ लगेगा, ब्लोटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, डाइजेशन इंपेयर्ड हो जाएगा, सीने में जलन होगी, एनोरेक्सिया नोजिया होगा। इसके अलावा लंबे समय तक यदि इन्फ्लामेशन है तो कंडीशन का नाम है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। लंबे समय तक स्टोमक की अंदर वाली दीवार का इन्फ्लामेशन है तो कंडीशन का नाम है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस यदि है, जैसा अभी अपन ने पढ़ा, एच पाइलोराई की वजह से है,
तो लंबे समय तक इसके रहने की वजह से पैराइटल सेल से सीक्रेट होने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर इनहिबिट हो जाता है, और वो इनहिबिट होगा तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी पर्नीशियस एनीमिया। कंडीशन डेवलप हो जाएगी पर्नीशियस एनीमिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू पर्नीशियस एनीमिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू पर्नीशियस एनीमिया? ऑप्शन है ए पेप्टिक अल्सर, बी GERD, सी एक्यूट गैस्ट्राइटिस, डी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, और आंसर इज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस तो 2-4 दिन में सही हो जाएगा, तो 2-4 दिन में पर्नीशियस एनीमिया थोड़ी होगा। कम से कम 1.5-2 महीने का तो विटामिन B12 अपने लीवर में स्टोर होता है। आप 1-1.5 महीने नहीं भी खाओ तो भी काम चल जाता है, इतना स्टोर होता है विटामिन B12। तो 2-4 दिन नहीं, ये तो 6 महीने, साल, 2 साल तक चलने वाली कंडीशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहेगा तो कौन सी कंडीशन लीड हो सकती है? आंसर है पर्नीशियस एनीमिया। तो ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आने वाले हैं। इसके अलावा क्या डायग्नोस्टिक मीजर है जो आप यूज करना चाहेंगे? व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मीजर यूज्ड फॉर द पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस? तो देखें, अभी अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, अभी इसका प्रैक्टिकल पहलू भी मैं बताऊंगा कैसे ठीक हो जाता है। डायग्नोस्टिक मीजर में स्टोमक की अंदर वाली दीवार का इन्फ्लामेशन है, इसको आपको देखना पड़ेगा। और इसको आप देखोगे तो देखने का एक ही तरीका है, आपके पास एंडोस्कोपी करा लो। इसको आप देखोगे तो देखने का एक ही तरीका है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप कराना चाहेंगे? आंसर है एंडोस्कोपी, ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी। साथ में इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए आप CBC करा लो। इन्फेक्शन होगा तो श्योर है CBC के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। यहां भी अपन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं कि इंसान कहता है कि मेरे स्टोमक में तो हमेशा एबनॉर्मलिटी रहती है, हमेशा मुझे स्टोमक अपसेट रहता है। इसको अपन नाम देंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस है तो अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इंसान में H. पाइलोराई हो सकता है। अब H. पाइलोराई का आपको पता लगाना है, तो H. पाइलोराई कॉज करता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, और इसका आपको पता लगाना है तो जांच कर सकते हो आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट, और साथ में IgG IgM का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। IgG IgM फॉर H. पाइलोराई। तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा। कॉमनली अपन देखें तो एंडोस्कोपी से इसका पता लग जाता है। अगर क्रोनिक केस है तो फिर यूरिया ब्रेथ टेस्ट और IgG IgM कराना पड़ेगा। क्या इलाज करें स्टोमक में, या स्टोमक का क्या इलाज किया जाए? इंसान को गैस्ट्राइटिस हो रखा है, इंसान को गैस्ट्राइटिस हो रखा है, क्या इलाज किया जाए? सबसे पहले जो इन्फ्लामेशन है उसको बढ़ने मत दो, बेचारे स्टोमक को रेस्ट कराओ। अच्छा, स्टोमक रेस्ट तब करेगा जब HCl का सीक्रेशन को अपन कम कर देंगे। अच्छा, HCl का सीक्रेशन एक तो तब होगा जब आप ज्यादा स्पाइसी खाओगे, NSAID यूज करोगे, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का इस्तेमाल करोगे। तो स्टोमक को सही करना है तो सबसे पहले ये जो चीजें मैंने बोली हैं इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट। बंद कर दो। क्या कर दें अपन? बंद कर दें। तो यहां पर पहली लाइन होगी अवॉइड द यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। गैस्ट्रिक इरिटेंट को पूरी तरीके से बंद कर दो। पॉइंट नंबर 2, किस तरह की डाइट दें अपन? किस तरह की डाइट थेरेपी अब चलाएं? स्टोमक की अंदर वाली दीवार का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो यहां पर सॉफ्ट फ्लूइड डाइट या ब्लंट डाइट देना चाहेंगे। बोले तो सबसे पहले फूड जो आप दो वो नॉन स्पाइसी दो। फूड जो आप दो वो नॉन स्पाइसी दो। इस अवस्था के अंतर्गत यदि कंपोनेंट में आपसे पूछूं
कार्बोहाइड्रेट कम देना चाहोगे या ज्यादा देना चाहोगे? अगला पॉइंट प्रोटीन जो कि नॉर्मल होगी। फाइबर कम दोगे या ज्यादा दोगे? तीसरा फैट। इनका बताएं, आप सोचें किस तरह की डाइट आप प्रिस्क्राइब करोगे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दें या कम दें? अच्छा, स्टोमक का इन्फ्लामेशन है तो ये सोचने वाली बात है कि खाना जो तुम खा रहे हो वो स्टोमक में कुछ टाइम के लिए रखा हुआ रहे या जल्दी से खाली हो जाए। रखा रहेगा तो स्टोमक को काम करना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो खाना जाए और जल्दी खाली हो जाए। देखो, जल्दी खाली होने के लिए कार्बोहाइड्रेट तो कर दो ज्यादा, ज्यादा कैलोरी शरीर में जाएगी, जल्दी हीलिंग होगी। और स्टोमक जल्दी खाली हो तो फैट कर दो कम, लो फैट डाइट। अच्छा, इस दौर में फाइबर आप ज्यादा खाओगे तो स्टोमक लेट खाली होगा, तो यहां भी आपको फाइबर कम देने हैं, तो लो फाइबर डाइट। इस तरह की डाइट है जो अपन को मरीज को देनी। अच्छा, ये तो सलाह अपन ने दे दी, चलो कुछ दवाई भी दे दें अपन मरीज को। कौन कौन सी दवाई दे दें? देखें, नॉन इन्फेक्शियस केस की बात कर रहे हैं अपन। दवाई दे दी अपन ने। सुबह भूखे पेट पेंटोसिड DSR लेनी है। टैबलेट चला दिया आपने रेंटेक, साथ में सीरप चला दिया आपने म्यूकेंजेल। ये तो एंटासिड हो गया, H2 ब्लॉकर और PPI, ये दवाई आपने चला दी। अगर इसका कारण इन्फेक्शन बनता है और इन्फेक्शन के दौरान आप ओरल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो और मरीज को हो रही है वॉमिटिंग, सोचो वॉमिटिंग वाले मरीज में जब आप एंटीबायोटिक खासकर मेट्रोनाइडेजोल, टिनिडिजोल इनका इस्तेमाल करोगे तो वॉमिटिंग, ये तो वैसे ही वॉमिटिंग कॉज करती है, स्टोमक अपसेट होगा। तो यदि इंसान को गैस्ट्राइटिस हुआ है और लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो फिर अपन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देते हैं। इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देते हैं। 100 ml की बोतल लगा दो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्लॉक्स। शायद बहुत सारे साथियों ने प्रैक्टिकली जर्नल वार्ड में इस्तेमाल किया होगा। सिप्रोमेट्रो लगा दो। जो फूड पॉइजनिंग वाले केस अपने पास आते हैं तो उनका क्या इलाज करते हैं अपन? सिप्रोमेट्रो लगा दो। तो यहां पर अपन इंजेक्टेबल देना चाहेंगे, IV 100 ml। सुबह शाम 2 डोज अपन ने लगा दी। उसके बाद जब वॉमिटिंग कंट्रोल आ जाए तो फिर इनको ओरली अपन दे सकते हैं। तो एक कॉमन मैनेजमेंट है जो अपन करना चाहेंगे। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, अगर ये जो पर्टिकुलर केस है यह क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, तो फिर अपन को माइंड लगाना पड़ेगा कि भैया H. पाइलोराई को मारना है। H. पाइलोराई को मारना है। और पेप्टिक अल्सर वाले केस में अपन ने डिस्कस कर लिया था, H. पाइलोराई को मारने के लिए दवाई चलती है एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पेंटोपेराजोल, और फायदा नहीं पहुंचे तो मेट्रोनाइडेजोल भी अपन जोड़ देते हैं। और इस पर्टिकुलर थेरेपी को अपन ने नाम दिया था ट्रिपल थेरेपी। इस पर्टिकुलर थेरेपी को अपन ने ट्रिपल थेरेपी नाम दिया था। तो ये डिस्कस हो चुका है। तो इस तरीके से अपन गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट करते हैं। शुरू से सिस्टमेटिक तरीके से अपन जाने क्या पढ़ा है अपन ने। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द गैस्ट्राइटिस? व्हाट इज द गैस्ट्राइटिस? इट इज डिफाइंड एज द inflammation, it is defined as the inflammation of gastric mucosa. It is defined as the inflammation of gastric mucosa which may be acute or chronic. Which may be acute or chronic. अचानक से सिम्टम डेवलप होना और 2-4-5 दिन में सबसाइड हो जाना, इस कंडीशन का नाम है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। लगातार लंबे समय तक स्टोमक अपसेट बना हुआ रहना,
या बार बार एपिसोड आना, इसको नाम देते हैं अपन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉमन कॉज माना जाता है एच पाइलोराई। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉमन कॉज माना जाता है एच पाइलोराई, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा या इनर लेयर ऑफ स्टोमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस विच में बी एक्यूट और क्रोनिक। द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हैज बीन कॉज्ड बाय एच पाइलोराई। व्हाट आर द एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर? व्हाट इज द एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ गैस्ट्राइटिस? यहां लिखा हुआ है इन्फेक्शन विच में बी ड्यू टू द बैक्टीरिया और वायरस, एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, इसमें भी खासकर या तो NSAID या बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल, या एक्सेसिव हॉट फूड का इस्तेमाल करने वाले पर्सन के अंदर भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। एक आध कारण और दिए जाते हैं कि वह इंसान जो स्टोर्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रखा हुआ खाना जो नाइट्रोजन प्रिजर्वेटिव के अंदर स्टोर किया जाता है, उसका कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल करना, वो भी गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। यहां क्लियर लिखा हुआ है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का नंबर 1 कॉज क्या होगा? एच पाइलोराई। नेक्स्ट, ये एच पाइलोराई से संबंधित क्वेश्चन है। एच पाइलोराई स्टोमक में कॉज करता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आगे चलकर या तो पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है या डिस्प्लेजिया कॉज करता है, जो एक प्री कैंसरस कंडीशन है जिससे आगे चलकर स्टोमक में कैंसर हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर का नंबर 1 कॉज, गैस्ट्रिक कैंसर का नंबर 1 कॉज, या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का नंबर 1 कॉज पूछे तो आंसर है एच पाइलोराई। इन तीनों बीमारियों में से पेप्टिक अल्सर में से और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में से प्री कैंसरस कंडीशन कौन सी है? तो आंसर आपको देना है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। व्हाट आर द clinical manifestation presented by the patient of gastritis? Feeling of fullness of stomach, bloating, abdominal bloating, vomiting, dyspepsia बोले तो indigestion, सीने में जलन, heartburn that is the pyrosis, इसके अलावा anorexia और nausea। What are the complication of chronic gastritis? The condition of chronic gastritis lead to pernicious anemia। The condition of chronic gastritis lead to pernicious anemia। कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेजर यूज करेंगे अपन? आंसर है एंडोस्कोपी और CBC। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है और अपन को शक है कि एच पाइलोराई हो सकता है, तो यूरिया ब्रेड टेस्ट और IgG IgM फॉर एच पाइलोराई करा सकते हैं। क्या इलाज करें? गैस्ट्रिक इरिटेंट बंद कर दो, डाइट में नॉन स्पाइसी, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फाइबर, लो फैट डाइट का अपन इस्तेमाल करेंगे। ये डाइट क्यों देंगे? कारण आपको समझ में आ रहा है कि स्टोमक को जल्दी से खाली कर दो भैया। उसके अलावा दवाइयां कौन सी दें? नॉन इन्फेक्शियस है तो ये तीनों दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे अपन, कैप्सूल, पेंटोपेराजोल, डोमपेरिडोन, उसके अलावा रेनिटिडिन और एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे। यदि इन्फेक्शियस लग रहा है, TLC बढ़ी हुई है, फीवर भी आ रहा है, तो इंजेक्टेबल अपन दवाई दे सकते हैं, चूंकि इनको ओरली भी दे सकते हैं। बट यदि वॉमिटिंग चल रही है तो ये दवाइयां और वॉमिटिंग कराएंगी, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है मेट्रोनाइडेजोल से, अब आप इसको ओरली दोगे तो वॉमिटिंग डबल हो जाएगी। तो इस अवस्था में अपन इसको IV रूट से देते हैं, सिप्रोमेट्रो, जो नाम आपने सुना होगा। और यदि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस है तो फिर ट्रिपल थेरेपी देते हैं। कौन सी होती है ट्रिपल थेरेपी? ये भली बाती आप जानते हैं। तो ये हो गया गैस्ट्राइटिस का केस, ये हो गया टोटल और टोटल थ्योरेटिकल डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक मैंने पढ़ा दिया। अब आप इसका प्रैक्टिकल मतलब भी सुने कि कैसे होता है गैस्ट्राइटिस। तो देखिए, नॉर्मल तौर पर आपके मेरे साथ कई बार हुआ होगा, अपन कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, एग्जाम देने गए या इंटरव्यू में गए या कहीं भी बाहर गए, बाहर से वापस आ रहे हैं और बीच में अपन ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, मान के चलो अनहाइजीनिक था, वहां से अपन ने खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे या 24 घंटे बाद अगले दिन अपन को सीवियर नोजिया हुआ और फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई।
सीवियर नोजिया हुआ और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो अपन ही अपना दिमाग लगाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कि यार कल बाहर का खाना खाया था, वहां आपने खाना खाया, पानी पिया, तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में गया हो, और बॉडी में जाने के बाद आपकी स्टोमक की दीवार का इन्फ्लामेशन हो गया, बोले तो गैस्ट्राइटिस हो गया, और अब आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको लगातार वॉमिटिंग हो रही। क्या करते हो फिर आप? देखो, नॉर्मल तौर पर चूंकि मेडिको पर्सन है, तो या तो खुद ही अपन डोमपेरिडोन की गोली लिया है, पेंटोसिड डीएसआर का कैप्सूल खा लिया, ओंडास्टिरोन या मेटाक्लोप्रोमाइड रेगलान, ओंडास्टिरोन जो एंटीमेटिक होती है, या मेटाक्लोप्रोमाइड वो अपन लिया है, और वो अपन ने गोली ली सुबह शाम। अच्छा, बाहर से आप खाना खाकर आए हो, तो उस खाने में इन्फेक्शन था, बेसिकली आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, और यहां जो फूड पॉइजनिंग हुई उससे केवल और केवल आपको गैस्ट्राइटिस हुआ। यहां जो फूड पॉइजनिंग हुई उससे केवल और केवल आपको गैस्ट्राइटिस हुआ, जिसकी वजह से अगले दिन आपको नोजिया हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है। उसके बाद पेंटोसिड डीएसआर लिया है, आप ओंडास्टिरोन लिया है, दोनों गोलियां आपने ले ली। आपके साथ जो प्रैक्टिकली हुआ उसमें आपने अगले दिन मेडिकल वाले से जाकर पेंटापेराजोल और ओंडास्टिरोन ये गोलियां खाई। अच्छा, पूरे दिन में आपने कुछ नहीं खाया, अगले पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाया, मुश्किल से 1-2 गिलास छाछ आपने पी। ध्यान करो, ऐसा एपिसोड गुजरा होगा निश्चित तौर पर। 1-2 गिलास छाछ आपने पी, कुछ भी नहीं खाया। शाम को सिंपल ही आपने दलिया या खिचड़ी खाई, शाम को ये दवाइयां फिर से ले ली, अगले दिन वापस से आपने इसी डाइट को आजमाया और 2 दिन में आप फिट हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि भर्ती भी होना पड़े, और भर्ती हुए होंगे तो वहां पर इंजेक्टेबल सिप्रोमेट्रो अपन को चली हो। इसमें यदि वॉमिटिंग कंट्रोल में आ जाए और अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपको ये दवाइयां भी दे सकता है। इन्फेक्शन हुआ है भैया, डेस्ट्रॉय करने के लिए ओफ्लॉक्सोजेड, इनका नाम निश्चित तौर पर सुना होगा आपने, नॉरफ्लॉक्सटीजेड, ये एंटीबायोटिक्स हैं जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। ये प्रैक्टिकल बात हो गई। एक केस, आपने बाहर किसी रेस्टोरेंट पर खाना खा लिया। केस नंबर 2, बहुत बार आपने सोसाइटी में एल्कोहलिज्म वाले पेशेंटों को देखा होगा, जो रेगुलर बेसिस पर रेगुलर मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, बट कभी कभार वह नॉर्मल से दुगनी मात्रा ले लेते हैं। ज्यादा खुशी हो जाती होगी, बहुत ज्यादा खुशी में यदि इंसानों ने ज्यादा मात्रा ले ली है तो अगले दिन उनकी हालत बिगड़ जाती है और बार बार वॉमिटिंग होती है। सोचो, रात को अल्कोहल ज्यादा ली थी, अगले दिन से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई जो शाम तक चलती रही, और 2 या 3 दिन भी चल सकती हैं। सोचो क्या हुआ होगा। अल्कोहल इज ए गैस्ट्रिक इरिटेंट, अल्कोहल ने क्या कॉज कर दिया? गैस्ट्राइटिस कॉज कर दिया। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है। इट इज द एग्जाम्पल नंबर 2। कम ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 3। शादियों का सीजन चलता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो बहुत बार अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि भैया कार्ड ही कार्ड आ गए, और फिर अपने गांव में या शहर में शादी हो तो फिर अपन एक को भी छोड़ना भी नहीं चाहते, तो अगले 7 दिन तक लगातार निमंत्रण है। तो 7 दिन तक लगातार निमंत्रण है और अपना जाना तय है। पहले दिन गए, अब वहां पर शादी समारोह में क्या खाएंगे आपको पता है, फुल स्पाइसी चलेगा। अगले दिन गए, 4 दिन तक लगातार बाहर का खाना खाया, आपने शादी में खाना खाया। जब 5वें दिन कोई इनविटेशन नहीं था तो कई बार लगता है कि यार एक दिन का इनविटेशन नहीं है तो खाना ही तो खाना है, कहीं भी खा सकते हैं अपन। तो बिना बुलाए भी अपन किसी की शादी में एंटर हो गए। 5वें दिन वहां डाइट हो गई, फिर 2 दिन का इनविटेशन फिर था। 5 से 7 दिन तक आपने लगातार खाना खाया। तो कभी कभार अपन देखते हैं 2, 4, 5 दिन शादियों में लगातार खाना खाने के बाद अपन को नोजिया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती।
5 दिन शादी में लगातार खाना खाया, अब तो आपका मन कह रहा है कि बहुत हो चुका। आखिर कब तक स्टोमक के अंदर ऐसा खाना डालते रहोगे आप? तो अब अगले दिन आपकी हालत खराब है, पेट भारी हो रखा है, नोजिया हो रहा है, भूख पूरी तरीके से बंद है, 2-3 वॉमिटिंग हो गई। बताओ 5 दिन से कैसा खाना खा रहे थे आप? आंसर है सो स्पाइसी, बहुत स्पाइसी खाना खा रहे थे। स्पाइसी खाना गैस्ट्रिक इरिटेंट है और 5 दिन तक लगातार स्टोमक इरिटेट हुआ और गैस्ट्राइटिस कॉज हो गया। स्टोमक इरिटेट हुआ और गैस्ट्राइटिस कॉज हो गया। अब बताओ 5 दिन लगातार ऐसा करने के बाद छठे दिन अब इच्छा नहीं है, निमंत्रण रखा हुआ है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, मेरी हालत तो पहले खराब है। बाई चांस अपन चले भी जाएं, जबरदस्ती अपन को मान के चलो अटेंड ही करना है कि भाई खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, फिर वहां जाने के बाद हद करके आपने आज छठे दिन 2-3 गिलास जूस पिए केवल और वापस आ गए कि इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब ये जूस आप पहले ही पी लेते थे, ऐसी नौबत नहीं आती, बट 2-3 जूस पिए आपने, घर पे रह के छाछ पिया आपने, ओमेज डी ले लिया आपने, पेंटोसिड DSR ले लिया, 2-3 दिन तक ऐसा रूटीन रखा। 2-3 दिन बाद वापस से आपका स्टोमक फिट हो गया और 8वें दिन फिर से तैयार हो गए अपन, चलो भैया कहां का निमंत्रण है। यानी मीनिंग ये है स्टोमक अपने आप हील कर लेगा, बस उसको 2-3 दिन का रेस्ट दे दो। तो 2-3 दिन तक आपने गैस्ट्रिक इरिटेंट का खाना बंद कर दिया और स्टोमक ने ऑटोमेटिकली हील कर लिया। तो ये प्रैक्टिकल है। बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने के बाद अगले दिन वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाना, क्या हो गया? गैस्ट्राइटिस हो गया। बाहर किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के बाद आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाना, क्या हो गया? गैस्ट्राइटिस हो गया। 5-7 दिन शादियों में खाना खाने के बाद भी वॉमिटिंग होने लग जाना, नोजिया हो जाना, क्या हो गया? गैस्ट्राइटिस हो गया। अच्छा, गैस्ट्राइटिस में एक बात कॉमनली कर रहा हूं मैं कि आपको वॉमिटिंग होगी, आपको वॉमिटिंग होगी, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाहर किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाकर आए आप और अगले दिन आपको वॉमिटिंग भी हुई और डायरिया भी स्टार्ट हो गया। अगले दिन आपको वॉमिटिंग भी हुई और डायरिया भी स्टार्ट हो गया। देखो डायरिया हो रहा है, इसका मतलब है इंटेस्टाइन के मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब जो इन्फेक्शन था उसने इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवार का भी इन्फ्लामेशन कर दिया। स्टोमक की अंदर वाली वाल का तो इन्फ्लामेशन हुआ ही हुआ, इंटेस्टाइन की दीवार का भी इन्फ्लामेशन हो गया। अब इसका मतलब यह है कि आपको केवल और केवल गैस्ट्राइटिस नहीं हुआ है, गैस्ट्राइटिस के साथ साथ एंटेराइटिस भी हो गया है। कंडीशन को बोलेंगे अपन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कंडीशन को बोलेंगे अपन गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अचानक से हुआ है, कल आपने या कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले आपने बाहर का खाना खाया था, दैट इज द एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऑल्सो कंसीडर्ड एज फूड पॉइजनिंग। इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो गई आपको। अगले दिन से क्या स्टार्ट हो गया? वॉमिटिंग होने लग गई। खाना पीना तो बंद है, बोले तो एनोरेक्सिया नोजिया डेवलप हो गया है, साथ में बार बार डायरिया हो रहा है। इसका मतलब डायरिया वॉमिटिंग दोनों स्टार्ट हो गई। तो डायरिया के स्टार्ट होने का कारण है इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन और वॉमिटिंग होने का कारण है स्टोमक का इन्फ्लामेशन, जिनको कंबाइंड रूप से क्या बोले अपन? एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और जब ऐसी नौबत डेवलप हो जाती है, ऐसी नौबत डेवलप हो जाती है तो ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हो या किसी डॉक्टर साहब को या नर्सिंग ऑफिसर को या कंपाउंडर साहब को आप घर पर बुला लाए, तो देखें वो घर पर क्या इलाज करेगा। ये शायद पूरा इलाज आपने भी कभी ना कभी किसी मरीज का किया होगा। इलाज ये होता है, इंजेक्शन सिप्रो आईवी, इंजेक्शन मेट्रोजिल 100 ml आईवी। पर्सन को डिहाइड्रेशन के साइन है, डीएनएस 500 ml आईवी।
इंजेक्शन रेंटेक रेगलान ड्रिप में डाल दिए अपन, बोले तो आईवी। रेंटेक रेगलान ड्रिप में डाल दिए अपन ने। उसके अलावा इंजेक्शन पेंटापेराजोल सीधा आईवी पुश कर दिया आपने। पेंटापेराजोल सीधा आईवी पुश कर दिया आपने। उसके अलावा ड्रिप चल रही है तो घर वाले भी संतुष्ट हो जाएं, क्यों ना पीला वाला इंजेक्शन डाल दो। मरीज को ऐसा लगता है कि कमजोरी आ गई, अब कमजोरी को मिटाने के लिए पीला वाला इंजेक्शन डाल दो। घर वाले बगल में बैठे रहते हैं और उसको देखते रहते हैं, तो साइकोलॉजी बनी रहती है कि हाँ अब ये पीला इंजेक्शन डाला है, इससे ताकत आएगी मरीज में। बहुत सारे तो मरीज ही समझदार होते हैं कि डॉक्टर साहब पीला वाला इंजेक्शन डालो ना, कमजोरी महसूस हो रही है। बहुत सारे तो ओल्ड पर्सन ऐसे भी हैं जो गांव के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर हैं अपने, बोले तो महापुरुष, उनके पास जाकर बोलते हैं कि साहब ड्रिप लगा दो, हमें कमजोरी आ रही है। तो उनका क्या जाता है, वो तो वैसे भी ढूंढते हैं कि कोई आए ड्रिप लगाए ताकि कुछ बने, तो ड्रिप लगा देते हैं। ड्रिप लगाने के साथ जरूरी होता है पीला इंजेक्शन डाल दो। पीला इंजेक्शन क्या है आप भली बात ही जानते हैं। घर वाले और मरीज दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों को लगता है कि हाँ अब आएगी ताकत, बोले तो मल्टीविटामिन। तो ये दवाइयां अपन चलाते हैं, सुबह शाम अपन ने ये चलाई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस रिकवर हो जाता है। अगर डायरिया कई कई बार अनकंट्रोल हो जाए और कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो फिर अपन लोप्रेमाइड की टैबलेट भी देते हैं। लोप्रेमाइड जैसा कि आप सारे साथियों को पता है, इट इज ए एंटी डायरियल। यह ओपोइड है और यह ओपोइड जीआईटी के मूवमेंट को कम करती है। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है जब अपन नर्सिंग करते हैं और जर्नल वार्ड में कभी ना कभी अपनी ड्यूटी लगती है, तो जर्नल पेशेंट में जब कोई फूड पॉइजनिंग का पेशेंट आता है तो शायद 100% साथियों ने ये वाला इलाज देखा होगा या दिया भी होगा। सिप्रोमेट्रो चला दी अपन ने, डीएनएस चला दिया, रेंटेक रेगलान ओंडास्टिरोन पेंटापेराजोल मल्टीविटामिन लोप्रेमाइड, ये सुबह शाम 1 दिन या 2 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर डिस्चार्ज जब करते हैं तो ओमेज डी और नॉरफ्लॉक्स टीजेड या ओफ्लॉक्स ओजेड उसको चला देते हैं, पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो ये जो कॉमनली अपन देते हैं, कौन से केस के अंदर देते हैं अपन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बीमारी का नाम है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फूड पॉइजनिंग। तो ये प्रैक्टिकल महत्व हो गए। ये जो अपन ने पढ़ा है, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया थ्योरेटिकल, अब आप खुद यहां महसूस करें। आपको गैस्ट्राइटिस हुआ होगा बचपन से लेकर अब तक कम से कम 10 बार, बट क्या अपन कभी डॉक्टर के पास गए तो 10 में से हो सकता है आप 4 बार गए हो, 6 बार तो वैसे ठीक हो गया। बस खाना पीना बंद कर दिया अपन ने, लिक्विड ले रहे हैं अपन, छाछ पी रहे हैं अपन, जूस पी रहे हैं अपन, 2-3 दिन अपन ने स्टोमक को आराम दिया, स्टोमक अपने आप ठीक हो गया। स्टोमक अपने आप ठीक हो गया तो अपने आप हील हो जाता है, रीजनरेट कर लेता है। अपन को रेस्ट कराना है। अच्छा, रेस्ट कराने का तरीका क्या, गैस्ट्रिक इरिटेंट बंद कर दो, गैस्ट्रिक इरिटेंट बंद कर दो, साथ में एचसीएल का सीक्रेशन भी कम कर दो। तो पीपीआई दे रहे हैं अपन, H2 ब्लॉकर दे रहे हैं या एंटासिड दे रहे हैं। 2-4 दिन शादियों में खाना खाने के बाद इनो का इस्तेमाल किया होगा आपने। अच्छा, क्यों कर रहे हैं इनो का इस्तेमाल, की एसिडिटी हो रही है और जनरल सा कारण है। क्या आता है इनो के अंदर, एंटासिड आता है। क्या आता है इनो के अंदर, तो आंसर है एंटासिड आता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल महत्व हो गया। कई बार अपन को गैस्ट्राइटिस हुआ है। अब थ्योरी में तो आप देखो क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अपन, थ्योरी के अंदर अपन देखें कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। ये देखो, डायग्नोस्टिक मीजर एंडोस्कोपी कराई क्या आज तक, गैस्ट्राइटिस के केस में आज तक एंडोस्कोपी कराई क्या, नहीं। थ्योरेटिकली पढ़ते हैं अपन, कोई 10-20% ये जरूर करा ली होगी आपने सीबीसी, बट ये कभी नहीं कराई होगी। तो थ्योरेटिकली अपन बात करें तो एंडोस्कोपी जरूरी है, बट प्रैक्टिकली ये इन्वेस्टिगेशन अपन नहीं कराते हैं। मैनेजमेंट में देखो, ये काम आपने निश्चित तौर पे किया है। जब आपका स्टोमक बीमार है तो खाना पीना छोड़ दिया, स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं खा रहे, शादी में तो जा ही नहीं रहे, 2 इन्विटेशन तो खाली चले गए अपने। अपन गए नहीं क्योंकि मजबूर है, अपन क्या करें, स्टोमक साथ नहीं दे रहा, तो बोले गैस्ट्रिक इरिटेंट अपन ने बंद कर दिए। और कार्बोहाइड्रेट अपन ले सकते हैं, फैट अपन कम ले रहे हैं या फैट तो अपन ले ही नहीं रहे हैं। और बताओ, पेंटोपेराजोल या ओमेज डी या रेंटेग, ये गोलियां अपन ने निश्चित तौर पे इस्तेमाल की होगी। म्यूकेन जेल, जेलुसिल जेल या इनो, ये सारे एंटासिड अपन ने इस्तेमाल किए होंगे। तो ये प्रैक्टिकल इसका महत्व होता है।
थ्योरी में बहुत ज्यादा अपन पढ़ते हैं कि एंडोस्कोपी कराएंगे, बाकी प्रैक्टिकली अपन बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये स्टोमक से संबंधित सारे के सारे डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको टोटली समझ में आ गए क्या क्या डील कर लिया अपन ने। सबसे पहले अपन बात करें पेप्टिक अल्सर, जो एक मेजर डिसऑर्डर है जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, वो डील हो गया। इसके अलावा आधा स्टोमक निकालने के बाद पैदा होने वाली कंडीशन डंपिंग सिंड्रोम हो गया। इसके बाद जीईआरडी मैंने आपको पढ़ा दिया, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गया, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गया। ध्यान रखने वाली बात है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉज होगा एच पाइलोराई। लंबे समय तक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहा तो नंबर 1 पर्नीशियस एनीमिया कॉज कर देगा, नंबर 2 स्टोमक में कैंसर भी कॉज कर सकता है। लास्ट में अपन ने फूड पॉइजनिंग या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का अध्ययन कर लिया। अब एक आध और टर्म है जिनका मीनिंग मैं बता देता हूं। कौन कौन सी टर्म है, शायद ये नाम सुना होगा आपने, बैरेट ईसोफेगस। बैरेट ईसोफेगस क्या होती है? बैरेट ईसोफेगस ये अपनी ईसोफेगस है। ईसोफेगस के अंदर पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ईसोफेगस के अंदर पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये इसकी नॉर्मल लाइनिंग है। बोले तो एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा एपिथेलियम टिश्यू मौजूद है? आंसर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ऐसा बताया जाता है और माना जाता है कि वह इंसान जिनको बीमारी होती है जीईआरडी, लंबे समय तक जिनको बीमारी होती है जीईआरडी, अगर यह बीमारी 2-4-5 साल तक परसिस्ट करे, 2-4-5 साल तक परसिस्ट करे, तो आने वाले समय में इन इंसानों की ईसोफेगस में ये परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं? ये वाले परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस तरह की सेल आपको देखने को मिल सकती। देखो, नॉर्मली ईसोफेगस की लाइनिंग की अपन बात करें, उधर के डायग्राम में देखो, नॉर्मल ईसोफेगस को कौन सी एपिथेलियम है? स्क्वेमस एपिथेलियम। 5 साल तक इंसान में जीईआरडी रहा, 5 साल तक जीईआरडी रहने की वजह से ये एपिथेलियम चेंज हो गई कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम कौन सी एपिथेलियम में चेंज हो गई? कॉलमनर एपिथेलियम। किसकी वजह से चेंज हो गई? जीईआरडी। एक टर्म होती है कि किसी भी तरह की एक सेल का दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, किसी भी तरह की एक सेल का दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, यह कहलाता है मेटाप्लेजिया। क्या कहलाता है ये? मेटाप्लेजिया। अगर मेटाप्लेजिया हो गया है तो आने वाले समय में ये जो सेल थी जो कॉलमनर में चेंज हुई थी, अब पूरी अजीबोगरीब हो जाएंगी। इनका साइज और शेप चेंज हो जाएगा, और साइज और शेप में बदलाव आना, कैंसर जैसे साइन आने लग गए, और आने वाले टाइम में इनको कैंसर हो जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि ईसोफेगस में जो कैंसर होता है उससे पहले मेटाप्लेजिया होता है। व्हाट इज द मेटाप्लेजिया? एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट होना मेटाप्लेजिया कहलाता है। और ये वाली कंडीशन, ये जो बीच बीच में आपको सेल दिख रही हैं, ये गॉबलेट सेल हैं जो म्यूसिन सीक्रेट करने वाली सेल है। पहले यहां पर नहीं थी,
अब गॉबलेट सेल भी आ गई है और ये वाली सेल भी आ गई है। तो ये जो पर्टिकुलर सेल होती हैं, ये जो पर्टिकुलर सेल हैं, इनसे जो कैंसर निकलता है, बोले तो कॉलमनर एपिथेलियम से जो कैंसर निकलता है, कॉलमनर एपिथेलियम से जो कैंसर निकलता है मेटाप्लेजिया होने के बाद, तो ये नॉर्मल सेल से निकल रहा है, इसको तो नाम देते हैं अपन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये जो म्यूसिन सीक्रेट करने वाली गॉबलेट सेल है, ये जो ग्रीन कलर में अपन ने बनाई है, इनसे भी कैंसर होता है आने वाले टाइम में। और ये ग्लैंडुलर सेल से होने वाले कैंसर का नाम होता है एडिनोकार्सिनोमा। क्या नाम होता है? एडिनोकार्सिनोमा। तो ईसोफेगस में दो तरह का कार्सिनोमा होता है, नंबर 1 स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और नंबर 2 एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल से निकलेगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और यदि ग्लैंड वाली सेल से निकलेगा तो एडिनोकार्सिनोमा कहलाएगा। तो यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं, बैरेट ईसोफेगस का मतलब होता है मेटाप्लास्टिक ईसोफेगस। बोले तो लंबे समय तक वह इंसान जिसमें जीईआरडी होता है, जीईआरडी होने की वजह से पाई जाने वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। इस तरह के बदलाव को मेटाप्लेजिया कहते हैं। मेटाप्लेजिया से आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? कैंसर। और ये जो मेटाप्लेजिया हुआ है, इसी का नाम होता है बैरेट ईसोफेगस। ये जो मेटाप्लेजिया हुआ है, इसी का नाम क्या होता है? बैरेट ईसोफेगस। तो यहां ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ ईसोफेजियल कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ ईसोफेजियल कैंसर? ऑप्शन ए जीईआरडी, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी बैरेट ईसोफेगस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑल ऑफ देम। दैट इज द बैरेट ईसोफेगस, इट इज ए प्री कैंसरस कंडीशन। जैसे अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि स्टोमक में प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, आंसर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, आंसर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ऐसे ही ईसोफेगस में प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, ईसोफेगस में प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, तो आंसर देना है आपको बैरेट ईसोफेगस। तो यहां अपन बात करें, ये आया हुआ क्वेश्चन है ईसोफेजियल कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर। ईसोफेगस में जो कैंसर होता है, कैंसर होने से पहले जो कंडीशन डेवलप होती है, उस कंडीशन को ही नाम देते हैं अपन बैरेट ईसोफेगस। व्हाट इज द बैरेट ईसोफेगस? बता दिया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। तो एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है? मेटाप्लेजिया। और मेटाप्लेजिया के बाद कौन सी कंडीशन आने वाली है? आंसर है कैंसर। और इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज में अपन बात करें तो जीईआरडी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, टोबैको हो सकता है और स्मोकिंग भी हो सकता है। दे ऑल आर द कॉजेज ऑफ स्टोमक कैंसर, ओ सॉरी ईसोफेजियल कैंसर। ईसोफेगस में प्री कैंसरस कंडीशन है बैरेट ईसोफेगस, स्टोमक में प्री कैंसरस कंडीशन, स्टोमक में प्री कैंसरस कंडीशन अभी पढ़ा दिया क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, स्टोमक में होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ऐसे ही ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में जो प्री कैंसरस कंडीशन है उसका नाम है व्हाइट कलर के पेचेज बन जाना, दैट इज द ल्यूकोप्लेकिया। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। स्टोमक की प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, आंसर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ओरल कैविटी में पाई जाने वाली प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, आंसर है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया बोले तो चिक के ऊपर व्हाइट कलर के रीजन बन जाना जो टोबैको यूजर और स्मोकर में बनते हैं,
उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ईसोफेगस में प्री कैंसरस कंडीशन कौन सी होगी? आंसर इज बेरेट ईसोफेगस। इज दैट क्लियर? तो कुछ अदर आए हुए क्वेश्चन हैं, उसके अलावा 2-3 टर्म अपन इस्तेमाल करते हैं, उनको भी देख लें आप। ये आपको बता ही दिया, इट इज द डायग्राम ऑफ गैस्ट्राइटिस, इट इज द हेल्दी स्टोमक, दैट इज द स्टोमक विद गैस्ट्राइटिस। ये जो वाल हैं आप देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर वाल है ये इतनी थिक है। यहां जो देख रहे हैं ये देखें, ये वाला पार्ट इन्फ्लाम्ड हो गया, ये वाला पार्ट इन्फ्लाम्ड हो गया, तो ये गैस्ट्राइटिस का केस है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ईसोफेगस का डायग्राम है, एंडोस्कोपी से लिया हुआ, एंडोस्कोपी से लिया हुआ डायग्राम है। तो ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये वाला जो अलग का पोर्शन है, ये वाला, इस सारे के सारे पोर्शन में जो सेल हैं वो हैं स्क्वेमस। कौन सी सेल हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम है। फिर ये जो बीच का एरिया रेड दिख रहा है, इसके अंदर यदि आप सेल देखोगे तो यहां कॉलमनर सेल है, सेल देखोगे तो कॉलमनर सेल है। तो स्क्वेमस सेल कॉलमनर में कन्वर्ट हो गई। बताओ कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई? आंसर है बेरेट ईसोफेगस। अगर एंडोस्कोपी में इस तरह की अवस्था देखने को मिले तो फिर अपन को GERD को पूरी तरीके से बंद करना होगा, अदरवाइज ये बेरेट ईसोफेगस आगे चलकर ईसोफेजियल कैंसर में कन्वर्ट होने वाली। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट, ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। और इन्फ्लामेशन ऑफ टंग के लिए अपन टर्म इस्तेमाल करते हैं ग्लोसाइटिस। द टर्म यूज्ड फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, द कंडीशन इज नोन एज ग्लोसाइटिस, जिसका कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है टंग में किसी भी तरह की, और कभी कभार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन से भी ग्लोसाइटिस डेवलप हो जाता है, और कभी कभार टंग का जो कैंसर होता है उसकी वजह से भी ग्लोसाइटिस हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। अगला डायग्राम ये जो देख रहे हैं, सिंपल भाषा में बोलूं कि छाले हो रहे हैं लिप के ऊपर, इसी तरह के छाले चिक पर हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको नाम देते हैं अपन स्टोमेटाइटिस। देखें ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, स्टोमेटाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। देखें स्टोमेटाइटिस इज द कंडीशन इन विच देयर इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी, या ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाना स्टोमेटाइटिस कहलाता है, जिसका कारण होता है बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होना, सबसे कॉमन कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन होना, या फिर फंगल इन्फेक्शन होना, ये इसके कॉमन कारण होते हैं। तो व्हाट इज द स्टोमेटाइटिस? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। ये जो कंडीशन आपको दिख रही है दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, and the condition is known as gingivitis. The condition is known as gingivitis. Inflammation of gums is known as gingivitis. That is, इसके भी कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, और इन चाहे कंडीशन जिंजीवाइटिस हो, स्टोमेटाइटिस हो, मेन कारण माना जाता है पुअर पर्सनल हाइजीन, मेन कारण माना जाता है पुअर पर्सनल हाइजीन। तो दैट इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस और स्टोमक। डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक, मेरे हिसाब से सारे के सारे डिसऑर्डर का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन दो तरह का, फिर से देख लें क्या क्या पढ़ा है आज अपन ने। इसके सारे के सारे कारण हो गए। मेन कारण होता है एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, उनमें भी नंबर 1 NSAID, नंबर 2 अल्कोहल, और क्रोनिक का कारण H. पाइलोराई,
ये एच पाइलोराई के क्वेश्चन हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, डायग्नोस्टिक मीजर, मैनेजमेंट, ये दवाइयाँ, क्रॉनिक है तो ट्रिपल थेरेपी देंगे, प्रैक्टिकल इसका महत्व हो गया, स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों का इन्फ्लामेशन है तो कंडीशन को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलेंगे। ये इसका इलाज हो गया जो शायद कभी ना कभी आप साथियों ने किया होगा। फिर बैरेट ईसोफेगस क्या होती है वो समझ गए। ईसोफेगस ओरल कैविटी और स्टोमक, ईसोफेगस ओरल कैविटी और स्टोमक में पाई जाने वाली कंडीशन, प्री कैंसरस कंडीशन बोर्ड पर लिखी हुई है। ल्यूकोप्लेकिया ओरल कैविटी में, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस स्टोमक में और ईसोफेगस में बैरेट ईसोफेगस। देन इट इज मीनिंग ऑफ गैस्ट्राइटिस, बैरेट ईसोफेगस का डायग्राम, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस और जिंजीवाइटिस। तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस। ये पहला पोर्शन अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम में अपन अगला पोर्शन पढ़ेंगे। अगले 3 पोर्शन और बाकी हैं जिनका नाम है डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज, डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। तो आज के अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।